हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैथ में हम परसेंटेज के बारे में, ये मेरा तीसरा क्लास है और उसी में परसेंटेज में आगे की चीज़ों को देखेंगे। आज एक प्रश्न आपको इस तरह का दिख रहे होंगे, पढ़ सकते हैं। और साथ ही एक बहुत ही अच्छी तरह से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने के बारे में। आप प्रैक्टिस सेट जब बनाते होंगे, देखे होंगे, और साथ ही परीक्षाओं में जब गए होंगे तब भी देखे होंगे कि प्रश्न बहुत ऐसे पूछे जाते हैं कि किसी विद्यालय में 10% छात्र भूगोल में, 20% छात्र इतिहास में, 40% छात्र गणित में फेल कर गए। तो उसके बाद फिर बहुत तरह से उसमें पूछते हैं। जैसे कभी पूछेंगे कि कितने छात्र पास कर गए, कितने छात्र फेल कर गए, छात्रों की संख्या क्या थी। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पर याद रखिए, ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण वालों दोनों तरह से पूछे जाते हैं। कभी परसेंटेज पूछा जाता है और कभी संख्या पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो पूर्णांक भी पूछे जाते हैं। जैसे कभी ये प्रश्न आपने देखा होगा कि किसी परीक्षा में राहुल ने 40% अंक प्राप्त किए, 10 नंबर से फेल कर गया। सुरेश ने 47% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्णांक से 10 नंबर ज़्यादा लाया। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था, या परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। तो आज हम सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पर पूर्ण डिटेल से परिचर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न है कि चावल के दाम में, याद रखिए यहाँ चावल की जगह पर कुछ भी हो सकता है। चावल के दाम में 25% की वृद्धि होने पर एक ग्राहक अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च न बढ़े। सवाल समझिए, कह रहा है कि चावल के दाम में 25% की कमी हो गई। मान के चलिए कि पहले कोई चावल 100 रुपये में मिलता था, अब वो 75 रुपये में मिल रहा है। तो जो खरीदने वाला था वो अपने खरीदने की दर को, या खरीदने का जो मात्रा था उसको कितना परसेंट बढ़ा दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चावल 100 रुपये के जी था, मैं पहले 5 के जी खरीदता था, तो मेरा खर्च था 500 रुपया। अब चावल का दाम है 75 रुपया, लेकिन हमको खरीदना है 500 रुपया का, तो 75 में 500 से भागा दे दीजिए, 500 में 75 से भागा दे दीजिए। उतना केजी में ज़्यादा खरीद लूँगा। तो अब जो खर्च बढ़ा वो परसेंटेज ही आपसे पूछ रहा है। कहे कि श्रीमान अरे आप तो बोले तो बड़ा आसान था। देखिए रहता आसान ही है, आप इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2, 3, 4, 5 यदि आपको आती है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप बहुतों तरह से बना सकते हैं। नहीं आती है तो दिक्कत है। देखिए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। रेड से नहीं दिखता होगा, है ना, पता नहीं मेरे कैमरा में क्या हो गया। हल क्या करना है, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि हो गई। सीधा लिख देंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर 25/100 प्लस 25 गुने कितना 100 कर दीजिए। 25/125 गुने 100, 5 से 80, सॉरी 20 न जी, 20% की वृद्धि होगी। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 20% की इसकी खर्च में वृद्धि हो गई। कितना वृद्धि हो गई, 20%। कि सिनेमा ने तो शॉर्ट में बता दिए, लंबा बताइए। लंबा भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको समझ लीजिए। मैं जो ये मेथड है, इस मेथड से पहले दोनों को बना दे रहा हूँ, उसके बाद लंबा बता देता हूँ। जब भी वृद्धि रहे तो जो संख्या लिखा हुआ है, यहाँ 25% है, 25% लिख दीजिए। वृद्धि हुई है, नीचे वाले को नहीं देखना, ऊपर वाले को देखना है। वृद्धि हुई है उसको 100 में जोड़ दीजिए और 100 से फिर गुना कर दीजिए, हल कर दीजिए। जो आएगा वही आपका कमी बेसी रहेगा। देखिए सेम चीज पर हम नीचे वाले को बना लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ कमी कह रहा है। क्या कह रहा है, कमी कर दिया। 40% की कमी कर दी गई, तो कमी कर दी गई तो कर लेते हैं। 40/100 घटाओ 40 गुने 100
हल कर लीजिए। 40 60 यही ना होगा जी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम तेज आदमी हैं मैंने अथी करने में। 200/3 मतलब कैलकुलेशन थोड़ा तेजी से करने में क्या होता है कि गड़बड़ा जाता है। अब चूंकि हमको तो परीक्षा में बैठना नहीं है, बैठना आप लोग को है, यही होगा ना। कहे कि श्रीमान यहाँ माइनस काहे कर दिए, तो यहाँ देखिए कमी था तो कमी कर दिए, वृद्धि था तो वृद्धि कर दिए। ये एकदम नॉर्मल चीज है। इस तरह के प्रश्नों को इसी तरह से परीक्षा में बनाइएगा। बात समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बनाइए और रहेगा। और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जब वृद्धि हो जोड़ देना है, कमी हो घटा देना। परसेंटेज का जो वृद्धि योग होता है हमेशा 100 होता है, वृद्धि कमी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि वो क्या आपको जोड़ घटाव करके 100 ही लाना। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप बहुत जल्दी से तीव्रता से बना सकते हैं। बात समझ गए। सबसे पहले मैं दोबारा फिर से समझा देता हूं। क्या कह रहा है कि चावल के दाम में 25% वृद्धि होने पर एक ग्राहक अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका खर्च न बदले। तो प्रतिशत वृद्धि है तो 25/100 + 25 × 100 हल कर दिए। देखिए यहाँ पे मैं पुनः डिटेल में समझा देता हूँ कि वृद्धि हो गई मतलब कि कोई सामान कोई व्यक्ति खरीद रहा था। मान के चलिए हम चावल ही खरीद रहे थे, 500 रुपया में 500 खर्च करते थे चावल पे, चावल 100 रुपये केजी था, तो खर्च कितना था 500 रुपया। चावल कितना आता था, बोलिए चावल कितना आता था 5 केजी आता था। अब वृद्धि कर दिया ना, अब वृद्धि कर दिया तो 125 रुपया हो गया। अब 500 रुपया ही हमको खर्च करना है। कह रहा है कि कितने कमी कर दे कि खर्च ना बदले, मतलब खर्चा नहीं बदलना है, हमको 500 रुपया पर ही बनाना है। तो अब 500 में 125 से भागा दे दीजिए, उतना ही केजी चावल आप खरीद रहे हैं, तो जो केजी घटे बढ़ी हुआ उसी पर निकलेगा। कैसे निकलेगा सो मैं बता देता हूँ। इसको आप x मान के भी बना सकते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं। तो मैं पहले आपको x मान के 100 मान के बता देता हूँ। कहिए कि श्रीमान 100 का है मान रहे हैं, देखिए कुछ भी मान सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर, आप क्या मानिएगा। माना पहले चावल 100 रुपया प्रति केजी था, कुल खर्च बराबर 500 रुपया, ठीक है। तो चावल की मात्रा बराबर 500 रुपया खर्च करना था, 100 रुपये केजी था, 5 केजी, ठीक है। अब नया दाम कितना हो जाएगा 100 × 125/100, 100 से कट गया 125 रुपया प्रति केजी, यही होगा ना। हमने माना कि पहले चावल 100 रुपये था, हम 500 रुपया खर्च करते थे। कहिए कि श्रीमान 1000 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपये भी कर सकते हैं, 1 रुपये भी कर सकते हैं और 100 रुपये भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चावल पहले 100 रुपये था और 500 रुपये चावल पे खर्च करता था, या 5 केजी खरीदता था, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो चावल की मात्रा कितना आ जाएगा 5 केजी। यानी कि कोई व्यक्ति पहले 500 रुपया चावल पर खर्च करता था, या उसकी जो पारिवारिक जरूरत थी वो 5 केजी चावल की थी, तो वो 500 रुपया खर्च करता था, 5 केजी चावल खरीद लेता था। अब नया दाम हो गया 125 रुपया, तो नया दाम से मात्रा, खरीद की मात्रा बराबर 500 बटा कितना 125, 5 25 और कटेगा 125 से कट जाएगा कितना, सीधे सीधे कट जाएगा ना जी, 4 केजी। कितना खरीद रहा है 4 केजी। अब देखिए पहले वो आदमी 5 केजी चावल खरीदता था, अब वो खरीद रहा है 4 केजी। तो लिखेंगे कमी बराबर 5 घटाओ 4 केजी, यानी कि 1 केजी। यानी कि नया दाम से वो आदमी 1 केजी चावल कम खरीद रहा है, 1 केजी चावल
कम खरीद रहा है, प्रतिशत कमी बराबर 1 × 100/5। कहिए कि श्रीमान 5 का है, तो चूंकि प्रारंभिक दाम 5 था तो 5 लिखना होगा। 5 से कट गया 20% आया था, पहले भी 20% ही आया था ना, तो डिटेल में हम ऐसे बना लेंगे। कहिए कि श्रीमान कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लग रहा है। देखिए कोई लंबा चौड़ा नहीं, सीखते समय आपको यही सीखना, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए कि वहाँ पे वो क्या किया, बात समझिए कि वहाँ पे वो क्या किया, ट्रिक में या शॉर्ट मेथड में क्या किया। इसको नीचे कर दिया गया, इसको नीचे कर दिया गया, 25 वृद्धि था तो ऊपर ही रख दिया गया, बाकी काट दिया। तो सेम कंडीशन से आप अपने नोटबुक पर इसको बना करके देखेंगे कि क्या ऐसे बनती है। आप हमने 100 पर बनाया है, आप इसको x पर भी बना सकते हैं। कहिए कि श्रीमान 100 पर x पर क्या मतलब है। देखिए 25 चौके 100, एक ऐसा मानक रखिए जो कट जाए। जैसे यहाँ 40 है तो यहाँ 200 रुपया रखिएगा, ऐसे करके रखिएगा, या 2000 करके रखिएगा, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, कोई मतलब नहीं। x करके भी मानिएगा, जब x मानेंगे तो y मानना होगा, याद रखिएगा। जब x मानेंगे तो कमी जो होगा वो y मानना होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न को आप बना सकते हैं। ये प्रश्न मतलब ये वाला प्रश्न को आपको खुद से देखना होगा, जो हमने बताया उसको डिटेल फॉर्म में खुद देखेंगे। बहुत सारे लोग, मैं फिर से आगाह कर देता हूँ, बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगा कि अरे ये तो आसानी से हम बना लेंगे। नहीं, घर पर जब आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आपको डिटेल फॉर्म में ध्यान रखना। इसलिए नहीं कि डिटेल सीखना, इसलिए कि परीक्षा में गलती कम से कम या न के बराबर, क्योंकि आपकी एक गलती आपको 100-2 साल पीछे कर देगा। और एक बार जब आप पीछे हो गए तो अगली बार सफलता मिल जाएगी, थोड़ा कठिन हो जाता, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को हमने इस तरह से बनाना सीखा। अब देखते हैं परीक्षा में जो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने वाले होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले इसको देख लीजिए और दोबारा जो ये प्रश्न है, मतलब नीचे वाला जो प्रश्न है, उसको डिटेल में बना के आप खुद प्रयास करें। अब देखिए एक प्रश्न को, देखिए ऊपर वाला प्रश्न थोड़ा टेढ़ा लिख दिया हमने, दिख रहा है ना, थोड़ा ऊंचाई पर लिखने से क्या हो जाता है। परीक्षा में जो या परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं अब वर्तमान में कुछ एक उन तरीकों को, कुछ एक उन मैथ को लाया हूँ जो आप सीखेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ के बनाएंगे। याद रखिए कि परसेंटेज से संबंधित जो पूरा मैथ है वो हमने सिर्फ तरह तरह के लिए नहीं लाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके लाया हूँ, ताकि हर एक तरह के मैथ को हम देख सकें, समझ सकें। वैसे मैं बता दूं कि आप खुद से बनाएंगे तब भी ठीक रहेगी, नहीं बनती है तो हम लोग जैसे टीचर को देखिए, लेकिन ध्यान रहे गंभीरता से, किसी भी चीज़ में गंभीरता होनी चाहिए। कोई शोसेबाजी, ट्रिकबाजी या जो आजकल बहुत तरह के सोशल मीडिया पर देखते हैं, तरह तरह की चीज़ों को, लच्छेदार चीज़ों को जो फेसबुक वगैरह पर देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि जिस तरह से बहुत सारे, मैं अब कहिए कि श्रीमान आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं जब ऑफलाइन कहीं पढ़ाने जाता हूँ, कहीं क्या मैं पढ़ाने जाता हूँ, तो वहाँ पर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग उन्हीं चीज़ों को मेरे सामने प्रस्तुत करते हैं। बोलते हैं अरे श्रीमान देखिए तो इतना में कितना सुनना होगा। मैंने उन्हें पूछता हूँ कि अच्छा बताओ ये किस खंड का मैथ है, अब उसके बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आती। ये गलत है। आप खुद से सोचिए, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं यूट्यूब पर भी हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं बच्चों से यह आग्रह करता हूँ कि आप खुद से पढ़ें। जब नहीं समझ में आती है तब हम लोग जैसे के पास आइए, कोई दिक्कत नहीं। खुद से पढ़ने से क्या होती है कि शुरुआत में आपको बहुत कठिनाई होगी, इतनी ज़्यादा कठिनाई होगी कि आपसे एक एक मैथ नहीं बनेगा। लेकिन ये समस्या कितनी दिन रहेगी? 15 दिन, 20 दिन। मैं गारंटीड कहता हूं कि एक व्यक्ति जिसे मैथ नहीं आती है वो जोड़ घटाव से शुरू करे, 6 महीने के अंदर वो व्यक्ति मैथ का पारंगत हो जाएगा। शर्त यही है कि उसे बिल्कुल प्रारंभ से सीखना होगा। बिल्कुल प्रारंभ मतलब
अब जिसको जैसा आता है, मान के चलिए कि मुझे एकदम से कुछ नहीं आता है तो मैं 3, 4 या 5 की किताब लूँगा, जो सेकंड हैंड किताब मिलती है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई किताब या किसी भी प्रकाशन का किताब ले लीजिए, वहाँ से बनाना शुरू कीजिए। याद रखिए कि डायरेक्ट आप महेश मिश्रा और आर.एस. अग्रवाल नहीं बना सकते, बात समझ रहे हैं, डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकते यदि आपको नहीं आती है तो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैथ सीखने के लिए सीधे सीधे बड़े बड़े बुक ले लेते हैं, टीचर के पास चले जाते हैं, वहाँ पैकेज ले लेते हैं। अब टीचर को क्या है कि वहाँ उसको पढ़ाना होता है। मान के चलिए मैं टीचर हूँ, मान के क्या मैं तो हूँ ही, तो मैं जिनके पास पढ़ाने जाता हूँ तो वहाँ पूरा सिलेबस है। एक ग्रुप में 50, 40, 30 बच्चे होते हैं, उन्हें बताना पड़ता है। ऐसा इसलिए नहीं कि हम पर कोई मतलब हमको कोई पत्थर फोड़ना है, क्योंकि वहाँ सिलेबस है, बताना पड़ता है। 30 के ग्रुप में 15 से 10 बच्चे तेज होते ही हैं, 5 बच्चे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, तो हमें तो सबको देखना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या था कि टीचर थोड़ा सा मतलब डंडी तो नहीं मारते हैं, उसको डंडी मारना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मिला के चलना पड़ता है। आपको नहीं आती, इसको समझिए। मान के चलिए हमको एकदम मैथ नहीं आती है और हमने किसी पार्टिकुलर टीचर का सब्सक्रिप्शन ले लिया या क्या बोलते हैं कोई कोचिंग में चले गए। अब वहाँ तो टीचर हैं, वो सबको पढ़ाएंगे, आपको भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन चूंकि आपको नीचे से ही कुछ नहीं आती है तो आपको झमेला होगी, आपको दिक्कत होगी, आप समस्या में रहेंगे। उपाय क्या है? उपाय है कि जहाँ तक आपको आती है वहाँ के, जहाँ से नहीं आती है वहाँ के बीच बिंदु से शुरू करें। मान के चलिए कि मुझे अर्थमेटिक नहीं आती है, मेंसुरेशन भी नहीं आता है, टैगो भी नहीं, कुछ भी नहीं आती है, तो क्या किसी टीचर के पास जाएंगे वो आपको बता देगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि टीचर जो होता है एक स्टैंडर्ड पे पढ़ाते हैं, वो उस स्टैंडर्ड से नीचे तो नहीं ना जा पाएंगे। मान के चलिए आप मेरे पास पढ़ने आए और हमने आपको LCM SCF पढ़ाना शुरू किया, मैंने पहला वीडियो भी LCM SCF से बनाया था। अब पता लगा कि आपको यही नहीं पता है कि किसी का जो गुणनखंड फैक्टर निकालते हैं कैसे निकालते हैं, 2 और 3 में क्या अंतर है, 2 और 4 में क्या अंतर है। कहीं कहते श्रीमान 2 और 4 में क्या अंतर है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। नहीं, 2 और 4 में अंतर है, 2 किसी से नहीं कटता, 4 संख्याओं से कटता है ना। तो इस तरह के चीज़ों को ध्यान कहाँ से आएगा? आपको प्रारंभिक से जब पढ़ेंगे तभी आएगी, और जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी तभी आप मैथ बना पाएंगे। कहेंगे श्रीमान ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा ही हैं, जो सफल होते हैं उन्हें इन सब चीज़ों की आंशिक ही सही जानकारी होती है। और दूसरी बात कि एक दौर था कि थोड़ा सा कम जानने वाले भी निकल गए, अभी वैसा नहीं चलेगा। एक पर एक बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ बच्चों को, बहुत तेज तरार बच्चे होते हैं किस चीज़ में, लगभग सभी विषयों में। ग्रुप सी के कंपटीशन को निकालने के लिए आपको मैथ आनी ही चाहिए, रीजनिंग आनी ही चाहिए। यदि 25 या 50 का सेट है मैथ और रीजनिंग का तो 48 प्लस सही होना ही चाहिए। नहीं होगी तो फिर भगवान मालिक, मैं लिख के गारंटेड कह सकता हूँ। देखिए समझिए, किसी परीक्षा में एक छात्र ने थोड़ा क्या बोलते हैं, कथा कहानी ज़्यादा हो गया, ज्ञान ज़्यादा बघाड़ दिया, नहीं बघाड़ना चाहिए था हमको। मैं इसलिए बोलने लगता हूँ ना कि बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब दिन भर में यदि 50 बच्चों से पाला पड़ा तो 47 बच्चे वही बात करते हैं जो सब कर रहा है। अरे नहीं होता है, वैसा नहीं हो सकता, बस समझे, वैसा नहीं हो सकता। और रीजनिंग में ऐसे संख्याएं रख देंगे कि आपको पता ही नहीं लगा कि इसमें कहाँ से छांटना, कैसे छांट देना, किस आधार पर छांट देंगे। आप जिस आधार पर छांटे आयोग उस आधार पर हटा देगा, बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। धीरता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। किसी परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए परंतु 5 अंक से फेल कर गया। एक अन्य विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम अंक से 20 अधिक था। परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था? यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ प्रश्न में था कि परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। कभी कभी पूछेगा कि परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी कि जो पास करने का न्यूनतम नंबर क्या था, परसेंटेज भी पूछ सकता है, उसकी इच्छा के ऊपर है। अब आइए यहाँ पे देखिए, हल करते हैं। ध्यान रखिए कि इसी एक प्रश्न से वो 3 तरह के प्रश्नों को पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है? एक तो यहां पर दिख रहा है कि परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। दूसरा पूछ सकता है कि परीक्षा पास करने का न्यूनतम अंक कितना था। तीसरा पूछ सकता है कि परीक्षा पास करने का न्यूनतम परसेंटेज कितना था। 3 तरह से पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले पूर्णांक निकाल लेंगे, उसके बाद जो चाहिएगा आप निकल जाएगा। देखिए सीधा बनाते हैं, माना परीक्षा x अंक
की थी। ठीक है, देखिए पहला कितना प्राप्त किया 20%, परंतु 5 अंक से फेल कर गया, यानी कि x गुने 20/100 प्लस 5। परीक्षा 1 अंकों की थी, उसको 20% हम दे दिए, उसमें 5 जोड़ दिए, पास कर जाना चाहिए, करना कि नहीं चाहिए। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो परीक्षा था 1 अंकों की, ठीक है, उसको 20% अंक दे दीजिए, अब प्लस 5 अंक और दे दीजिए, तो लड़का पास कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। यहीं पे समझना है, बाकी आगे कहीं नहीं समझना है। जो परीक्षा हो रही थी वह 20% अंक प्राप्त किया, परंतु 5 अंक से फेल कर गया, यानी कि हम उसको 5 अंक दे देंगे तो पास कर जाएगा। सेम कंडीशन इसके साथ क्या है, दूसरे के साथ, कि वह 30% अंक प्राप्त किया, किसका, कुल परीक्षा का, गुने 30/100, उसको 20 अंक घटा दीजिए। काहे घटा देंगे, जब उसको हम घटा देंगे तो परीक्षा पास कर जाएगा, क्योंकि पास से वो 20 अंक ज्यादा लाया। ध्यान समझिए, जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे वो 20% अंक ज्यादा लाया, तो हम उसको माइनस कर देंगे, तो यानी कि दोनों पास कर गया। एक को 5 अंक दे देंगे, एक को 20 घटा देंगे, तो जो पास का मिनिमम क्राइटेरिया या मिनिमम परसेंटेज या मिनिमम अंक तैयार किया वहां तक ये पहुंच जाएगा। हल कर दीजिए। बच्चे तो x/5 प्लस 5 बराबर 3x/10 घटाओ 20, इसको इधर इसको इधर लेके चले जाइए, तो हो जाएगा 5 प्लस 20 बराबर 3x/10 घटाओ x/5, 25 बराबर 10, 3x घटाओ 2x, यही होगा ना। 25 बराबर x/10, x बराबर 250, यानी कि जो परीक्षा थी 250 अंकों की थी। अब सवाल आपसे पूछेगा कि पास होने का न्यूनतम अंक क्या था, तो निकाल देंगे। न्यूनतम अंक निकालना है तो 250 गुने पहला लाया था 20%, अब प्लस 5 कर दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 25 दूनी 50, अब 5 55 अंक चाहिए था। पास होने के लिए 55 अंक चाहिए था। परसेंटेज यदि पूछेगा तो 55 का परसेंटेज 250 के साथ निकाल देंगे, यानी कि 55/250 गुने 100 कर देंगे, तो न्यूनतम परसेंटेज निकल जाएगी। हम उतना नहीं बताएंगे, हमने सिर्फ ये तरीका बता दिया आपको, किस किस तरह से प्रश्न आप पूछ सकते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। मैं जब ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो ये काम करता हूँ, 30 से 40% ही मैथ में बता पाता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे बताना नहीं है, इसलिए कि मेहनत आपको करनी है, हमको नहीं। मैं सफल हूँ, जॉब में हूँ, सब चीज़ें मेरे पास, मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ अपना, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जब परीक्षा में जाएं तो वहाँ पे आपके साथ कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न नहीं हो। मैथ गलत इसलिए नहीं होते कि आपको आती नहीं, बहुत बार इसलिए गलत होता है कि आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप सीख नहीं पाते। सोशल मीडिया के ज़माने में हर आदमी रील देखने में समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं, किताब को देखने में कम। तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई बच्चा पढ़े तो वो किताब थोड़ा ज़्यादा देखे, खुद से मेहनत करे, खुद से जो मेहनत करेगा सफलता उसको थोड़ा आसानी से मिल जाएगी या जल्दी मिल जाएगी। तो परीक्षा में देखिए 1 अंक की परीक्षा थी, पहला को 20% प्लस 5 करेंगे, दूसरा को 30% घटाओ 20 करेंगे। बहुत सारे लोग यहीं पे दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि अरे श्रीमान ऐसा कैसे होगा। तो देखिए पहला जो था वो 20% प्राप्त किया, उसको 5 अंक और दे दीजिए, तो पास होने का मिनिमम नंबर ये लेके चला आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है, जो 30% लाया उसको 20% माइनस कर, 20 नंबर माइनस कर दीजिए, तो पास करने का मिनिमम नंबर लाएगा। यानी कि हमने जो तर्क लगाया, हमने जो प्रश्न बनाए, वो पास करने की सबसे मिनिमम नंबर पर हमने बनाया। तो कुल कितना निकल गया 250। अब इसी में आपसे पूछेगा कि परीक्षा पास करने का मिनिमम अंक क्या था, तो हमने इधर से बनाया है, आप इधर से भी बनाएंगे तो ऐसा ही आएगा। तो 250 गुने 30/100 घटाओ 20 कर दीजिए, तब भी आपका 55 ही आएगा। बात समझ रहे हैं, आप करके देख सकते हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। राधा ने एक परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किए, परंतु 60 अंकों से फेल कर गए। यदि सफल होने के लिए 60% अंक की आवश्यकता थी तो परीक्षा कितने अंकों की थी।
देखिए प्रश्न को समझिए, राधा ने किसी परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किए, 60 अंकों से फेल कर गए, तो लिख देंगे पास होने का नंबर बराबर, यानी कि 240 अंक लाई, 60 से फेल कर गई, यानी कि 60 दे दीजिए तो 300 अंक लाती तो बेचारी पास कर जाती। प्रश्न से तो यही समझ में आ रहा है ना कि राधा जो थी वो 240 अंक लाई परंतु 300 अंकों से फेल, 60 अंकों से फेल कर गई। तो राधा को जो अंक आया 60 अंक और दे दीजिए तो कितना ले आएगी 300, यानी कि 300 लाती तो पास कर जाती। दिख रहा है ना जी? अभी तक तो दिख रहा है, थोड़ा मैं पीछे कर देता हूँ कैमरा को। ऐसा है ना कि ये बहुत आसान हिसाब है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा लंबे चौड़े में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान है और ऐसा आपको एसएससी जीडी वगैरह में ही पूछेगा। एसएससी तो आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि उसको पता है कि सब बच्चे ऐसे ही लिख देंगे। अब ये जो 300 अंक है वो 60% किसी के बराबर है, तो लिखेंगे माना परीक्षा x अंकों की थी, तो x गुने 60/100 बराबर कितना 300, 60 से 5 बार में x बराबर 500, यानी कि परीक्षा 500 अंकों की थी। कि श्रीमान थोड़ा ढंग से बताइए। देखिए कोई ढंग से बताने की जरूरत हमको नहीं है। हमने कहा, प्रश्न ने कहा कि राधा ने एक परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किए परंतु 60 अंकों से फेल कर गई। यदि सफल होने के लिए 60% अंक की जरूरत, 60% अंक की जरूरत थी तो परीक्षा कितने अंकों की थी? तो पास होने के लिए चाहिए 240 + 60 यानी कि 300। अब कहता है कि ये 300 है किस संख्या का 60%, जो शुरुआत में हम लोग सीखते हैं। तो माना परीक्षा 100 अंकों की थी, तो x गुने 60/100 बराबर 300, 500, यानी कि 500 अंकों की कुल परीक्षा थी जिसमें राधा ने 240 अंक प्राप्त किए। कभी कभी सवाल पूछेगा कि राधा का प्राप्तांक प्रतिशत क्या था, टेढ़ा हो जाएगा अब यहाँ से। बस समझ रहे हैं, राधा का प्राप्तांक प्रतिशत क्या था या राधा कितने प्रतिशत अंकों से फेल कर गई। तो जब प्राप्तांक निकालना होगा तो 240/500 गुने 100 कर दीजिएगा, आ जाएगा। फेल वाला पूछेगा 60/500 गुने 100 कर दीजिएगा, उतना परसेंट अंकों से फेल कर गए। चूंकि हमको पास होने का नंबर प्राप्त हो गया तो हम फेल और पास दोनों परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो परीक्षा से संबंधित कुछ ऐसे हिसाब हैं जो प्रारंभिक होते हैं। याद रखिए सब प्रारंभिक मैथ है। कहे कि श्रीमान डिटेल कैसे होंगे, तो हम डिटेल भी आगे आएंगे। एक वीडियो बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं बना पाता हूँ, 30-35 मिनट का ही बनाता हूँ ताकि लोग देख सकें और थोड़ा सा समझ सकें। 4 घंटे की वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं, 4 घंटा कोई देखता नहीं है। तो इस तरह से आता है। अब देखते हैं वैसे प्रश्नों को जिसमें उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण भी पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं। पहले इसको आप एक नज़र फिर से देख लीजिए। अब देखिए परीक्षा में एक इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं ये मूल रूप से सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत के अधीन आते हैं। वहाँ से इस चीज़ को, कंसेप्ट को ला करके आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए ब्लैक वाला तो अच्छी तरह से दिख रहा होगा, मैंने इसको ब्लू में लिख दिया, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपना मैं पढ़ के बता देता हूँ और स्क्रीन पर भी शायद ये मैथ चलेगी, आपको देख लेंगे। देखिए सूत्र या नियम या तथ्य क्या कहता है कि किसी परीक्षा में x% विद्यार्थी किसी एक विषय में, x% विद्यार्थी किसी एक विषय में, y% विद्यार्थी दूसरे विषय में एवं z% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल कर जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? x% विद्यार्थी किसी एक विषय में, y% विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एवं z% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल कर जाते हैं। तो दोनों विषयों में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत कभी कभी आपसे पूछेगा और किसी एक विषय में फेल करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछता है। ध्यान दीजिए, मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो मैथ है, ये जो मैथ का कंसेप्ट है, ये सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत में आता है। अब वो क्या है, वो अलग चीज है। यहाँ पे मैंने सिर्फ उसका 2 कंसेप्ट पे जो परीक्षाओं में वर्तमान में पूछे जाते हैं उसी पर ये रखा है। मैंने अभी आपको बताया ना कि बहुत सारे बच्चे मैथ लाते हैं, सोशल
मीडिया से देख करके अब पूछने लगते हैं। जब मैं उन्हें उलट के पूछता हूँ कि अच्छा बताओ किस खंड से आया, अब उसके बाद वो गड़बड़ा जाते हैं। उनको लगता है कि अरे सर ये तो परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज में नहीं है। परसेंटेज का सीधा सीधा है कि 100 से ज़्यादा कि 100 से कम, परसेंटेज तो इतना ही रहता। किसी टीवी के दाम 5,000 रुपया था, उसको 10% बढ़ा दिया, 20% घटा दिया, तो इतना ही। लेकिन क्षेत्रमिति में पूछ देगा तब किसी वर्ग के भुजाओं में 20% की वृद्धि कर दी गई, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आपको प्रतिशत का तो सूत्र आना ही चाहिए। मेंसुरेशन में वर्ग का भी जानकारी होना चाहिए कि वो कैसे, उसमें एरिया कैसे निकलेगा, परिमाप कैसे निकलेगा। यहाँ पे ध्यान रखें, यही चीज़ मैं समझाता हूँ किसी को भी कि चीज़ों को ध्यान रखें। खैर गप नहीं करना है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ये इसमें जो पहला है उस पर आधारित एक प्रश्न हमने लिखा है, एसएससी में पूछा हुआ है। किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में एवं 15% विद्यार्थी विज्ञान में फेल कर जाते हैं। यदि 10% विद्यार्थी दोनों में फेल कर जाते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास करते हैं। तो लिखेंगे पास बराबर, सीधा 100 पर बैठा देंगे। 100 घटाओ x कितना है 20 प्लस कितना 15 घटाओ कितना 10, सीधा बैठा देंगे। यानी कि हमको यदि सूत्र पर बैठाएंगे तो x बराबर 20, y बराबर 15 और z बराबर 10 है। उसको बैठा देते हैं। 100 घटाओ 35 में से 10 गया तो 25, यानी कि 75%। 75% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषयों में पास कर गए। ये इसका सीधा सीधा थ्योरी है और इसी सिद्धांत पे ये बनता है, इसको ध्यान रखेंगे। मैं फिर से बता दूं कि मैथ जो है वो सेट थ्योरी का। अब सेट थ्योरी तो मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, यहाँ पे परसेंटेज बता रहा हूँ। तो ये इस तरह के कंसेप्ट में जब आए तो आप इससे बना सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। बहुतों बार लोग गड़बड़ कर लेते हैं, बहुतों बार। मुझे तो लगता है कि 100 में 90 बार लोग गड़बड़ कर लेते हैं यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट के लिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि कैसे ये चीज़ों को लिखा हुआ है और कैसे ये बनाया हुआ है। अब इसमें एक और तरीकों से मैथ जो पूछा है उसको देखते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि मैं सिर्फ एक तरीके नहीं, अगले वीडियो में और दर्जनों तरीकों या दर्जनों मैथ को लाऊंगा जो पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। देख लीजिए, मैं दूसरे तरह का एक मैथ को लिखता हूं, उसको बनाता हूं। अब देखिए इसके एक और तरीके के मैथ को, सेम है उसी का है आगे। इसमें दोनों तरह से पूछ सकता है और साथ ही ये भी पूछ सकता है कि किसी एक विषय में फेल करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो वो हम देख लेते हैं कैसे क्या बनेंगे। सबसे पहले मैथ को देखते हैं। गणित क्या कहता है, किसी परीक्षा में 77% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 34% विद्यार्थी गणित में फेल कर गए। यदि 13% दोनों विषयों में फेल हुए तथा 784 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो छात्रों की संख्या क्या थी। वाह, कहेगा श्रीमान अरे तो सब उलट दिए पलट दिए, ये जो सूत्र बैठाए थे उस पर बैठ ही नहीं रहा, कहीं पे सब बैठेगा। कैसे बैठेगा सो देखते हैं। हाँ देखिए, अंग्रेजी में पास बराबर 77%, अंग्रेजी में फेल बराबर 100 घटाओ 77, कितना हो गया 23%, मिल गया। अब यहाँ लिखते हैं x बराबर 23%, y बराबर 34%, z बराबर 13%। z 13% क्यों? क्योंकि जो दोनों विषयों में फेल करता है उसको हम लोग पीछे रखते हैं, यानी कि तीसरा संख्या मानते हैं, तीसरा जो चर होता है वो मानते हैं, ये z माने। आप सूत्र पर बैठा दीजिए। तो दोनों विषयों में पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर, मैं ब्लैक साइन लिख देता हूं, दोनों विषयों में पास करने वाले छात्र का प्रतिशत बराबर। कैसे निकालेंगे? 100 घटाओ, सॉरी यहाँ बड़ा ले लेता हूँ, यहाँ छोटा ले लेता हूँ, 23
प्लस 34 घटाओ कितना 13, वही सूत्र पर बैठा दिया हमने। क्योंकि दोनों विषय पूछ रहा है तो 100 घटाओ कितना हो जाएगा 4 3 7, 4 3 7, 3 2 5, 57 ही होगा ना। 57 में से 13 घटा देंगे तो 7 में से 3 गया तो 2 और 5 में से गया तो 4, यानी कि 42 होगा ना जी। कि नहीं गलत लिख दिया, कैसे लिख दिया? 7 में से 3 गया तो 4 होगा ना। देखिए तो कितना हम तेज आदमी है, 44। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 56%। 56% जो छात्र थे वो दोनों विषयों में फेल कर गए। हमने सूत्र पर बैठा दिया। एक श्रीमान अरे नहीं समझ में आ रहा है, देखिए समझना कुछ नहीं है। 77% जो छात्र थे अंग्रेजी में पास हुए, तो अंग्रेजी में फेल कितना होगा 23%, यानी कि x का मान निकल गया 23%, x का 34% विद्यार्थी गणित में, यानी कि 34%, z यानी कि दोनों विषयों में फेल, तो दोनों विषयों में सबका फेल, यानी कि हम फेल पर ही निकाले हैं। अब कहता है कि दोनों विषयों में पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, तो हमने उस सूत्र पर बैठा दिया, यानी कि 56%। 56% विद्यार्थी जो थे वो दोनों विषयों में पास कर गए। अब कहता है कि दोनों विषयों में फेल हुए तथा 784 छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो छात्रों की संख्या क्या थी? मान लेते हैं x था, माना छात्र बराबर x, ठीक है। तो x गुने दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना था 56, x गुने 56 बटा 100 बराबर कितना 784, कटेगा 6 चौके 24, काट के देखते हैं, कटना तो जरूर चाहिए। x बराबर 784 गुने 100 बटा कितना 56, भागा देके देखिए 784 में 56 से एक बार में 56, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 4 बार में कट जाएगा, 6 चौक 24 में से 2, 5 चौक 22, 22, 4, 14 बार में कट जाएगा। देखिए जब भी इस तरह का चीज़ रहे, सेटअप रहे कि हमको काटना है, तो बार बार गुना भागा मत कीजिए, डायरेक्ट इस शेप में भागा कर दीजिए, समय बच जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका 14, यानी कि 1400 छात्र थे टोटल। कितने टोटल छात्र थे 1400। देखिए यहाँ पे दो चीज चेंज कर दिया, एक यहाँ आपको पास दे दिया और यहाँ दोनों विषयों में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे दिया। अब आपसे कुल संख्या पूछ रहा है, यानी कि सेम चीज है, प्रश्न किसी भी तरह से वो पूछ सकता है। यही चीज मैं बार बार बताता हूं कि आपको ध्यान रखना, ठीक है। आप कहिए कि श्रीमान नीचे वाला, तो देखिए इसमें यह भी पूछ सकता था कि किसी एक विषय में फेल करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत, तो किसी एक विषय में फेल करने वाले विद्यार्थी का यदि प्रतिशत निकालता तो हम यहां कर देते, सीधा डायरेक्ट इस पर बैठा देते, 23 प्लस 34 घटाओ 13 कितना आएगा 44%। किसी एक विषय में फेल करने वाले विद्यार्थी की संख्या हम उसे निकाल देंगे। मैं इसे मिटा देता हूं, क्योंकि ये आसान है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं इसे। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा, एसएससी सीजीएल में शायद 14 या 15 में पूछा है जी, यहाँ पे ध्यान रखिए। लेकिन मैं फिर से आपको आगाह कर दूं कि ये सेट थ्योरी का मैथ, इसको परसेंटेज में उठा के लाया। तो जब भी परीक्षाओं में इस तरह के सेटअप पे हिसाब पूछे, आपको ये ध्यान रखना है और उसी सेटअप पे बना देना है। याद रखिए, कोई ट्रिकबाजी नहीं, कोई अति नहीं, ये सेट थ्योरी का मैथ है और सेट थ्योरी में जो समुच्चय सिद्धांत होते हैं उसी का ये सूत्र होता है। खैर बात की चीज़ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो परसेंटेज पे हमने परीक्षा में उत्तीर्णांक और जो वस्तु खरीद बिक्री हम लोग करते थे उससे संबंधित। अगले बार में हम जो चुनाव में पूछता है कि एक चुनाव में उम्मीदवार थे, वो इतना लाए, इतना फेल किए, इतना फेल किए, इतना लाए, उससे संबंधित होगा। और साथ ही किसी नगर की जनसंख्या में क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी होती है, उस तरह के सेटअप को लाऊंगा। लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर तरह का
जो मैथ अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या करंट में भी पूछे जाते हैं, मैं उनसे संबंधित जो वीडियो होती है या उनसे संबंधित जो तथ्य होते हैं उनको उठा करके बनाते रहता हूँ। छोटा छोटा वीडियो, छोटा तो नहीं हो पाती है, 30 से 35 मिनट हो ही जाती है। इसलिए नहीं बनाता हूँ कि वीडियो बनाना, इसलिए कि ताकि जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो देखते रहें कि कहाँ से क्या चीज़ें आती हैं। क्योंकि एक टीचर के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, इतने सारे संसाधन होते हैं कि आप एक छात्र के पास उतने नहीं होते। तो आप उसको देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।